दर्शकों नमस्कार, आप हैं दीपक मजुमदार के साथ और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कहानियाँ आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन तस्वीरों और उन कहानियों के बीच में है पुलिस कर्मचारियों की खुद का दर्द या उनकी व्यथा की बात करें तो वो तस्वीरें जब सामने आती है और वो बातें जब सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी ही लगातार छोटे कर्मचारियों पर जुर्म ढा रहे हैं। ये कहानी उस वक्त की है जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी और भाजपा की सरकार में पुलिस कर्मियों को भत्ता और वेतन विसंगति को दूर करने की बात करी थी और वेतन वृद्धि की भी बात करी थी। इस मांगों को लेकर के पुलिस कर्मचारी लगातार आंदोलन करते रहे, मगर अचानक कांग्रेस की सरकार 2019 में आई। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे किए वेतन विसंगति को और भत्ते को लेकर के, परंतु धीरे धीरे जब सरकार अपने कार्यकाल में आई उसके बाद सरकार ने भी लेकर के इसमें कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ये पुलिसकर्मी लगातार कांग्रेस और भूपेश की सरकार में लगातार आंदोलन जारी रखे थे, परंतु सरकार ने इनकी मांगों को दरकिनार कर दिया। दरअसल मामला यहाँ है कि इन पुलिसकर्मियों के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने किसी प्रकार का कोई रुचि नहीं दिखाई। वो चाहते थे कि ये वहीं रहे और कर्मचारी केवल कर्मचारी रहे, आगे बढ़ने की कोई स्थिति और उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी ना हो। अगर ज़रूरतें पूरी हो गई तो स्थिति बदल सकती है, ऐसा अंदेशा उनको था। आखिरकार फिर से एक बार फेरबदल हुआ, कांग्रेस की सरकार चली गई, भाजपा की फिर सरकार आई। अब बड़ी उम्मीदों के साथ संजू मिश्रा यहाँ पे फिर आंदोलन करने पे लगे हुए हैं और वो तस्वीरें हम आपको दिखाने चाहेंगे और संजू मिश्रा से हम बातचीत करेंगे कि उनकी मांगे क्या है और किस प्रकार का ये प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे की योजना क्या है। तो आइए हम एक मुलाकात करते हैं उन सिपाहियों से जो अपनी मांगों को लेकर के, अपने भाइयों की मांगों को लेकर के लगातार डटे हुए हैं। वो पीछे नहीं हट रहे, जब तक कि उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो इसी प्रकार लगातार अपना आंदोलन जारी रखेंगे, अपनी बातों को जारी रखेंगे। तो आइए एक मुलाकात करते हैं संजू मिश्रा जी से और जो साथ में कर्मचारी हैं उनसे भी एक मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। लगातार 2012 से लगभग ये जो है आंदोलन चला रहा है, जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी जो है जिन्होंने भी इसमें शामिल होने की कोशिश की है उनके ऊपर राजद्रोह भी लगाया गया है, उनको जेल भी भेजा गया है। ऐसी कई संख्या है जिसमें से एक आप भी हैं। तो उसके बाद आज फिर आप जो है हथकड़ी लगाकर आज आप क्या संदेश देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए? ये हथकड़ी जो अनुशासन की अधिकारियों ने हमारे ऊपर बांध रखी है और खुद अपना संगठन बना के जाकर गृह मंत्री से मिलते हैं, उसका मैं संकेतिक वो दे रहा हूँ कि केवल हथकड़ी हमारे लिए ही क्यों, हम सिपाहियों का भी संगठन बनाइए जिससे कि हम अपनी मांगों को आसानी से मंत्रियों तक पहुंचा सकें, अधिकारियों तक पहुंचा सकें। बार बार जब भी हम आंदोलन करते या अपनी बात रखने जाते हैं तो हमारे पर राजद्रोह, पुलिसद्रोह जैसी धाराएं लगाकर जेल भेज देते हैं। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब संगठन बनाने में राजद्रोह और पुलिसद्रोह लगता है तो CPS अधिकारियों और IPS पे क्यों नहीं लगता, केवल सिपाहियों पर ही क्यों? इसलिए यह हथकड़ी आज लगाई गई है। कुछ मांगे प्रमुख हैं जो सभी वर्ग, जो भी वर्ग है उसमें शामिल होता है, तो ये आपकी मांगे जो हैं इसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार क्यों नहीं? देखिए, जब एक चीज़ बताता हूँ मैं, जब अभी कांग्रेस सरकार थी तो रमन सिंह जी ने, अरुण साहू जी ने और बृजमोहन अग्रवाल जी, तीनों मंत्री जी ने लिख कर दिया था कि पुलिस विभाग का सिपाही रीढ़ की हड्डी होता है, इनको 2800 ग्रेड पे दिया जाना चाहिए, ऐसा पत्र उन्होंने भूपेश बघेल जी को लिखा था। और आज जब वो सरकार में है तो मैं मांग करता हूँ कि वो जो पत्र लिखा था उसको पूरा किया जाए। और दूसरी चीज़, मध्य प्रदेश में TIओ को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है तो वह दिया जाना चाहिए हमारे निरीक्षकों को भी, वो दिन भर अपनी ड्यूटी करते हैं। और तीसरी चीज़, हमारे यहाँ जो नक्सल मोर्चा पे हमारे सिपाही लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं और नक्सली हिंसाओं में जो कमी आई है
उनको तो कम से कम चपरासी से थोड़ा ऊपर का वेतन दीजिए। उनको सबसे न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। मैं यही बात आज बताने आया हूँ और यही मेरी प्रमुख मांग है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 जैसे अभी वर्तमान में जो सरकार आई है, ये पूर्व भी सरकार थी, उस वक्त भी आप लोगों का आंदोलन काफ़ी अच्छे बड़े पैमाने पर हुआ था, जिसमें जो है कई सिपाहियों को और जिसमें क्राइम स्क्वाड में भी शामिल कुछ लोगों को, उनको भी जो है इस पे प्रताड़ित किया गया था। तो उसके बाद क्या आपको लगता है कि ये सरकार आपकी मांगों को मानने को तैयार होगी? हाँ, मुझे पूर्ण रूप से लगता है, क्योंकि 2018 का जब चुनाव का रिजल्ट आया और उसके बाद आंदोलन किया गया, तो इन्हीं के कुछ प्रवक्ता आकर बोलते थे कि पुलिस परिवार की वजह से ही ये 15 और 16 सीट में सिमट गए थे और बस्तर में इनका सफाया हो गया था। और वही चीज़ जब कांग्रेस ने की तो आप देखिए बस्तर में 8 सीटें भाजपा को आई है। तो पुलिस परिवार बस्तर का शेर है। बस्तर के जंगलों में शेर नहीं घूमता, वर्दी पहन के मेरा जवान घूमता है। और यह बात हर राजनीतिक पार्टी को पता चल चुकी है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार यह मांगे पूरी होंगी। तो आपके साथ एक बहन बैठी हुई है, ये एसपीओ रही हैं और 2008 से ये जो है कार्यरत थी और इनका एक दुर्घटना में इनका पैर खराब हो गया। उसके बाद जो है इनको लगभग जो है 2014 से इनका वेतन भी रोक लिया गया है, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। और इन्होंने डीजीपी, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सभी को पत्र लिखे हैं, जो भी अभी पूर्ववर्ती सरकार थी उनको भी लिखा गया है। उसके बाद भी आपकी मांग को पूरा नहीं किया गया है। तो इसके बाद क्या आपको उम्मीद लगती है कि वर्तमान जो गृह मंत्री है वो आपकी बात को सुनेंगे, मानेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे? जी सही, मेरा समस्या का, मेरा परेशानी को देख के गृह मंत्री से मैं अपील करती हूँ कि मेरा ना क्लेम का पैसा और नौकरी मेरे को दिया जाए डबल। तो आपके साथ जो अन्याय हुआ, तो जैसे पूर्ववर्ती सरकार थी तो उनका वादा था कि बस्तर की जो बेटियां हैं, छत्तीसगढ़ियावाद है, उसको लेके हम चल रहे हैं। तो उसके बावजूद भी आपको 5 साल तक आप क्या उनके संज्ञान में नहीं आया कि आप यहाँ की बेटी नहीं हैं? जी, तो मैं आवेदन तो जाती थी, देती थी, हो जाएगा बोलते थे। अब मैं क्या बोलूँगी इससे आगे? तो आप लोगों का जो आप इधर आते, तो ये जो आपका ज्ञापन है, ये तो आज ज्ञापन का दौर चल गया, इसके बाद क्या आगे की रणनीति है? पहले मैं इनके संबंध में बताना चाहता हूँ, ये अकेली नहीं है। ऐसे लगभग 100 लोग हैं जिनको उपयोग किया गया, आदिवासियों को, भोले भाले और जो थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको मात्र छोटे छोटे एब्सेंट होने पे निकाल दिया गया, जो आज दर दर भटक रहे हैं और भीख मांग रहे हैं, जैसे इन्होंने उधारी मांग के लाकर वो किया है। और दूसरी चीज़ बताता हूँ, अब आपने पूछा कि आगे की रणनीति क्या। आज ज्ञापन देने के बाद मैं 1 माह में, अगर हमारे डीजीपी महोदय से मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, अशोक जुनेजा जी सर को, कि अगर हमारी मांगों पे कोई भी विचार नहीं किया गया तो आगे आने वाला जो भी आंदोलन होगा उसके जिम्मेदार 1 माह बाद केवल और केवल हमारे पुलिस मुख्यालय के अधिकारी होंगे। तो सवाल ये भी है कि इससे पहले जो डीजीपी थे और वर्तमान डीजीपी हैं, ये दोनों डीजीपी ही अभी तक जो है आप लोगों की मांग को नहीं ले रहे हैं। तो इस पर क्या होगा? क्या सरकार इसको लेकर भी कोई नया समीकरण लेगी? डीजीपी साहब और अधिकारियों का जो मौन रुख है, यह सिपाहियों में रोष पैदा कर रहा है और यह धीरे धीरे उबाल बढ़ता जा रहा है। मैं तो केवल उनकी आवाज़ हूँ, लेकिन जिस दिन वो फूट के बाहर आ गए ना, तो कोई नहीं रोक सकता। इस बार मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कमेटी बन चुकी है और अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया गया है और हर सिपाही उम्मीद लगाए बैठा है कि उस कमेटी का निर्णय आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। तो 1 माह बाद जो होगा, जो भी आंदोलन होगा, उसकी जानकारी दी जाएगी, लेकिन उसके जिम्मेदार डीजीपी महोदय होंगे। अच्छा, 2018 की जो सरकार थी उन्होंने भी एक कमेटी गठित की थी इस मामले को लेकर। उस कमेटी की रिपोर्ट 5 साल में नहीं आ पाई। तो क्या फिर ऐसा आश्वासन इसकी सरकार में मिलेगा? तो तब आप क्या करेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, उन कमेटियों की रिपोर्ट केवल इसलिए नहीं आई क्योंकि उसमें पुलिस के अधिकारी थे और हमारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो पुलिस मुख्यालय में सोते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है। और ख़ासकर अपने सिपाहियों की भलाई का, वो कभी अपने सिपाहियों की भलाई नहीं करना चाहते। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। तो मैं आज जनता के बीच में भी ये संदेश देना चाहता हूँ, जो अपने सिपाहियों के बारे में नहीं सोचता, वो जनता के बारे में क्या सोचता होगा। इसलिए अब जो सरकार बैठी है, मैं उससे निवेदन करूँगा कि रिटायर्ड जस्टिस, पत्रकार और समाज सेवी की एक अनुशंसा कमेटी बनाई जाए, ना कि पुलिस अधिकारियों की। मैडम, ये बताएं कि 2000 की जो घटना आपके साथ हुआ, जी,
तो क्या आप जैसे बस्तर में सर्चिंग टीम के अंतर्गत थे तो कोई ऐसी दुश्मनी हुई है जिसके कारण ये आपकी दुर्घटना हुई है? जी मेरा कोई दुश्मनी नहीं, वो भी पुलिस वाला ही टोका, वो ड्यूटी से आ रहा था, अपनी सिपाही ने ऐसे किया। जी हम लोग ड्यूटी जा रहे थे, नाका ड्यूटी में 3 लड़की जा रहे थे, दोनों को कुछ नहीं हुआ, मेरे को ही हो, हाँ ना जान नहीं पहचान नहीं, मैं जानती भी नहीं उसको। अच्छा, जी तो वो सामने से आके टकराया है? जी वो मतलब वो आरक्षक को ही बिठा के ला रहा तो था। उसके बाद क्या आपको पुलिस जो विभाग था वहाँ से कुछ सहयोग मिला था, आर्थिक सहयोग या इलाज के लिए कोई उपचार? जी इलाज के लिए कुछ नहीं मिला, राशन कार्ड था, राशन कार्ड तो से ये जो अब इलाज तक हुआ। के जो इलाज हुआ है जी तो आपके निजी व्यय से हुआ है या किसी सहयोग से हुआ? नहीं, वो राशन कार्ड से इलाज चला, मेघाहारा में। अच्छा, मेकाहारा में जी। आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जो हुआ है? जी राशन स्मार्ट कार्ड या से, राशन कार्ड पहले राशन कार्ड था, आयुष्मान नहीं था, स्मार्ट कार्ड भी नहीं। अच्छा, आप सुनाई आया कि आपके पति भी आपको परित्याग कर दिए हैं और जी पहले किए थे, अभी साथ में रहते, अभी सासू माँ के साथ रहती, घर में रहती। अच्छा, घर पे वापस आ गए हैं जी आप? जी और बच्चे 2 है सर। 2 हैं। जी ठीक। शेरमनी बघेल जब मैदान पे कूद पड़ी अपनी मांगों को लेकर के अपने साथियों के साथ, तो अब जो उनके पति उनको छोड़ चुके थे, उनका ससुराल उनका छूट चुका था, पर अब अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने सासू माँ के साथ अब अपने परिवार में वापस आ गई है और अपनी लड़ाई अपने साथियों के साथ जारी रखी हुई है। संजीव मिश्रा भी इन मांगों को लेकर के सरकार से लगातार लड़ रहे हैं ताकि इनके साथी और उनकी मांग पूरी हो जाए, और उन्होंने कहा कि जब तक के सरकार हमारी मांगों को नहीं मानेंगे तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे, और जिस तारीख की उन्होंने बात की उस तारीख तक के अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो ये पूरा जिम्मेदार पुलिस महकमे के आला अधिकारी पर ठोक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इसके जिम्मेदार आला अधिकारी ही होंगे। तो दर्शकों, इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।